अगली सुबह उसकी आँख खुली तो उसे सबरेश को सोफे पे बैठे हुए देखा। वो मुंदी मुंदी आंखें मसलती उसकी तरफ चली आई। सोफा उससे कमर में दर्द दे देता था। तुम्हें कुछ चाहिए था? मुझे बुलाया क्यों नहीं? रात वाली तल कलामी का शायबा तक नहीं था। वो वाकई अच्छी बीवी थी। सबरेश खामोश रहा। तनीन ने गहरी सांस ली और उससे करीब आकर बैठ गई। अब वो गौर से उसे देख रही थी। उसकी सफ़ेद रंगत गंदमी हो गई थी। आंखों के नीचे हल्के वजन गिर गया था। सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद रंग के स्लैक्स में मलबूस ये वो आदमी नहीं था जिससे तनीन मिली थी, लेकिन ये वो आदमी था जिससे उसे मोहब्बत थी, जो उसका शोहर और उसके बेटे का बाप था। इस मर्द से उसके कई रिश्ते निकलते थे। वो ज़िद्दी था और तनीन उसके लिए अनायत छोड़ देती थी। कई लम्हे खामोशी से उसके पास बैठी रही, फिर उसका बाजू उठाकर अपने कंधे पे रखा और खुद उसके सीने से सर लगा लिया। आंखें मूंदे वो उस सुकून को महसूस करने लगी जो एक लंबे अरसे से गायब था। जबरीश ने बेख्तियार बाजू उससे गिर्द फैला लिया, हंसाए तंग किया। मेरे सब दोस्तों को वो सब मिल गया जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, और मैं एक बार फिर पीछे रह गया हूँ। उसके बालों को सहलाते हुए कह रहा था। लहजा धीमा था। मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मुझे लगता है मैं माजूर और बेबस हो गया हूँ। मैंने सब सेविंग्स ख़त्म कर दी हैं। तुम जिस तरह मुझे, हमदान और घर को दिख रही हो, मुझे शर्म आती है। अगर तुम्हें वाकई शर्म आती है तो प्लीज जस्ट गेट बैक टू लाइफ। उसके सीने से सर निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली। तुम इस तरह खुद पे, हमदान और मुझ पे गिव अप नहीं कर सकते। तुम मासूर नहीं हो, ये वक्ती है। और जो पैसे तुम्हारे दोस्त तुम पे खर्च कर रहे हैं वो कर्जा है। तुम्हें उसको उतारना है। इस काबिल बनो कि उस कर्जे को उतार सको। सबरी खामोश रहा। तनीन के बालों में चलता उसका हाथ रुक गया। अब उसका गोद में धरा हाथ पकड़ चुकी थी। मैं 8 माह की प्रेग्नेंट थी सबरीज। 14 सीढ़ियों से गिर गई। बेहद मध्यम लहजे में कही हुई उसकी बात सबरीज के दिल पे खोंसे की तरह कर लगी थी। वो तकलीफ, मैं उसे सोचकर भी मरने लग जाती हूँ। तुम्हारा बेटा तुम पे क्या है? नींद उसे दुनिया से बेखबर कर देती है। वो सो रहा था और अगले दिन सुबह 12 बजे उठा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने मेरा बच्चा और सेहत खो दिए। मुझे बस गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा गुस्सा। जिसका मुजाहरा तुम मुझ पे करती रही। हाँ किया, क्योंकि मुझे लगा था तुम वहाँ होते तो ये सब ना होता। लेकिन 2 माह पहले मुझे अंदाजा हो गया कि मैं गलत थी। तुम्हें गोलियां तब लगी जब तुम्हारे दाएं बाएं तुम्हारे दोस्त थे। वो दोस्त जो तुम्हारे लिए मर और मार सकते थे। मैंने उनको अस्पताल में देखा। वो रो रहे थे सबरीज। मैं जो तुम्हें लापरवाह समझती आई थी, वो सोच मुझे समझ आ गई। इंसान के हिस्से में जो तकलीफ आनी होती है वो आकर रहती है। ये मैं उस रोज समझ गई थी कि बीमारी इंसान को अकेला कर देती है, अंदर से, और फिर वो बाहर भी सब लोगों को उससे दूर करता जाता है। मैंने 1.5 साल तुम्हें सजा दी, खुद को, हमारे बेटे को सजा दी। हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने हमारी जिंदगी को 1.5 साल बर्बाद किए रखा है। और अब अगर तुम अगले 30 साल के लिए भी यही प्लान कर रहे हो तो प्लीज मत करो। वो बोल रही थी और जबरीन से थक कर पैर समेटते हुए सर को उसकी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से नमकीन पानी बह रहा था। वो थक गया था। शिकस्त होने के आलम में उसे पनाह मिल गई थी, उस औरत के पास जिससे उसके कई रिश्ते निकलते थे। गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल करने की कोशिश करो। सब अगर ख़त्म होते हुए नजर आ रहा है तो दोबारा बनाने की कोशिश करो। तुम हमेशा से फ्लेक्सिबल रहे हो, फिर अब क्यों इस तरह खुद को ज़ाया कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त दिन में 10-10 दफ़ा तुम्हारे लिए कॉल्स कर रहे हैं। जबल तुम्हें देखने आने के लिए वीज़े के चक्करों में खवार हो रहा है, और तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। हम ये सब डिज़र्व नहीं करते। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया है। मेरे हज़ारे अनगिनत हैं। उसकी आवाज़ गीली और भारी थी। तनीन ने मोहब्बत से झुककर उसका कंधा चूमा, फिर उसका सर चूमा। वो रोने लगा था। जब तक जिंदगी है सारे रिप्लेस हो सकते हैं। हमदान को देखा है, वो बच्चा सहम कर रह गया है। तुमसे डरने लगा है वो। कई फैसले अपने लिए नहीं खानदान के लिए लेने पड़ते हैं। तुम अपने खानदान के लिए भी वापस नहीं आ सकते। मेरी जॉब जा चुकी है, वापसी कब हो पता नहीं। मेरे पास अब लंबी चौड़ी सेविंग्स नहीं है। तुम्हें मेरे साथ बहुत स्ट्रगल करनी होगी। मैं कई साल से कर रही हूँ। तुम 21 साल के थे जब हमारी शादी हुई थी। बच्चे को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया था तुमने। वो रोते रोते हंस पड़ा। जॉबलेस आदमी, ऊपर से शादी के पहले साल हमारी औलाद। वो उसकी बात सुने बगैर बोल रही थी। हमने अच्छा बुरा वक्त साथ देखा है, लेकिन कम से कम तुम्हारा रवैया अच्छा था। अगर अब भी इंसान के बच्चे बनकर हो तो मैं तुम्हारे साथ हर महाज के लिए तैयार हूँ।
ननीन मसीह थी, बहुत कुछ कह रही थी। जब सबरीश ने दरवाजे की चौखट पे खड़े हमदान को देखा, वो नींद से उठकर आया था। आंखें सूजी थीं। सुरमाई रंग के नाइट सूट में मलबूस टेडी बियर सीने से लगाए वो मजीद सोने का इरादा रखता था। सबरीश ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो झिझकता हुआ आया। बाप के करीब आकर उसके माथे और चेहरे को देखा। आपको दर्द हो रहा है तो मैं बाद में आ जाऊं? सबरीश को इस वक्त उसकी मासूमियत पे बेतहाशा प्यार आया। वो तनीन की गोद से उठ कर बैठा, अपनी स्टिक उठाई और हमदान का हाथ पकड़कर बेड की तरफ गया। तनीन ने उसे एहतियात से लिटाया। सबरीश ने दूसरी तरफ से हमदान को बेड पर आने का कहा। वो बाप को देखता रहा। नहीं, इसकी ट्यूशन का वक्त है, वो मना करते हुए बोली, जिसको किसी हाथर में न लाते हुए। सबरीश ने उसे अपने साथ लिटाया, कंफर्टर उसके ऊपर डाला और लैंप बुझा दिया। उसका टेडी उससे लेकर दूसरी तरफ रखा। सोने दो हमें, तुम जाओ। पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। उससे हमदान के गिर्द बाजू हमाल किया तो वो खिलखिलाया। फिर बाप के सीने से लगकर आंखें बंद कर लीं, ऐसे जैसे वो वाकई सो गया हो। तनीन अव्वल तो हंस पड़ी, फिर हमदान की दूसरी तरफ आकर लेट गई और अपना बाजू उसके गिर्द हमाल किया। उस दिन से जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों का दौर शुरू हो गया था। वो अब सुबह योगा किया करता था, फिर हमदान को होमवर्क करवाता, घर में तनीन के नाक में दम किए रखता और बकिया वक्त वो अपना महबूब शौक हैकिंग करता। स्कीपर से राब्ता बहाल हो गया था और अब वो उसे मुख्तलिफ काम सौंपता रहता था। वो तेज़ी से बेहतरी की तरफ आ रहा था। अब तनीन उसे स्टिक के साथ ही बाहर भी ले जाती थी। लंदन एक बार फिर जी उठा था। वो सुर्ख बस में यहाँ से वहाँ सफ़र करते, पुरानी मार्केट्स जाते, लंदन की कदीम इमारतों पे घंटा घंटा तबसरा करते, टावर ब्रिज के सामने खड़े होकर कई कई घंटे बातें करते। सबरीज जो कि खाने पीने का शौकीन था, सो वो उसे हर उस देसी रेस्टोरेंट ले जाता जहाँ कुछ भी अच्छा मिलता हो। वो लफ्ज़ों में अच्छा नहीं था तो अमल से बदावा करता रहा। एक और तब्दीली भी आई थी। अब वो उससे फूलों की दुकान पे रुककर हर रंग के ट्यूलिप्स खरीद कर देता था। वो इनकार नहीं करती थी, कर भी कैसे सकती थी। उससे अपने अपार्टमेंट में हर जगह सफ़ेद, जामनी, सुर्ख और गुलाबी ट्यूलिप्स रख दिए थे। और अब देखभाल वो दोनों नहीं करते थे, अब देखभाल वो करता था जिसे फूलों से इश्क विरसे में मिला था। उस सबरेश ही कॉर्बन काफ़ी था। बातें, आदात, सहानत, बस एक फूलों का इश्क था जो उससे माँ से लिया था। और फूल भी ट्यूलिप्स। सबरीश को अब भी फूलों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उससे पाकिस्तान में अपने घर के करीब जबल से कहकर एक छोटी सी शॉप बनवा ली थी। वो पूरी यकीन था कि उसमें वो हर नस्ल के फूल भरकर तनीन को उसका शौक वापस देगा। और अगर वो ये काम नहीं भी कर सका तो उसका वली है जिस जिम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार नजर आता था। चंद माह कठिन थे, मगर बापे दहर एक बार फिर उनके साथ मेहरबान हो चुका था। दहर हर उस इंसान के लिए मेहरबान है जो अपने साथ मेहरबान रहा हो, जिससे अपने लिए कोशिश की हो। सुनने में आया है कि हसन सुल्तान आजकल डेट्स मार रहा है। खुशखबरियों के दरमियान सैयद शाहदान की जबान को खुजली हुई तो उससे एक पोल खोला। हसन सुलह की तो उठा था, बाकी सबकी दिलचस्पियों में इजाफा हुआ। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, जलील आदमी। मैं और तुम्हारी जासूसी। भाई, तुम ऐसे नाकाम आशिक हो, जहां जाते हो तुम्हारे कारनामे हवा में खुशबू की तरह फैल जाते हैं। वो आराम से लेट गया और फिर महसूस महसूस से हसन को देखा। ये किस्सा तुम सुनाओगे या मैं अपनी जुबान को जहमत दूं? तुम चुप रहो। सिर्फ किस्सा नहीं सुनाओगे, तुम तो नेशनल और शान मसाला भी लगाओगे। उससे गला खंगारा और सबको एक एक नजर देखा। वो सब कुछ सुनने के लिए मुंतजिर थे। हसन सुल्तान ने आंखें बंद की और वक्त में सफ़र किया। आसपास बरकी कुमकुमे गायब हुए और कोट के ऊंचे ऊंचे सतून बड़े ही दमकनत और गरूर से कंधे उठाए हुए चंद लम्हों के लिए कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए। अगस्त की झुलसा देने वाली धूप में वो फ़ोन कान से लगाए हुए कोट के हाथे में खड़ा था। चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था और पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें भी। सख्त सुस्त कहकर उससे कॉल काटी तो बेख्तियार सामने रुकने वाली पुलिस की गाड़ी पे नजर पड़ी। खातून एहलकारों के साथ एक लड़की गाड़ी से बाहर निकल रही थी। हसन ठहरकर उसे देखने लगा। उससे सफ़ेद और स्याह रंग का लेडीज थ्री पीस पहन रखा था। पैरों में साफ जूते थे। हसन को उसकी सिर्फ यही आदत बहुत पसंद रही थी। क्रिमिनल थी, लेकिन जूते अच्छे पहनती थी। बालों की बीच वाली मांग निकालकर उनको कसकर जूड़े में बांध रखा था। रंगत सांवली थी और नकुश बेहद आम। उसका गोल मटोल सा सरापा उसे अपनी उम्र से बेहद कम बताता था। उसे देखते हुए हसन के जहन में पहली मुलाकात की याद ताज़ा हुई। पिछली मुलाकात में वो उस पुलिस मोबाइल में बैठ रही थी। हाथों में हथकड़ियाँ थीं। वो 1 साल कबल का जिक्र है। अदालत के अहाते में मामूल का रश था। शोर भी अपने उरूज पे था।
आम दिनों की बेसारी अनका थी। आज अच्छे मौसम ने अदालत पे अपना असर छोड़ा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी तबीयत में खुशगवार तासुर छोड़ रही थी। हसन अपने असिस्टेंट के साथ चलते हुए उससे मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक राय ले रहा था। उसके हाथ में अपना एक बैग भी था और वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। वैसे ये आपने अच्छा नहीं किया वकील साहब। आवाज़ से उससे मुड़कर देखा। खवातीन के दर्जे में वो आ रही थी, वही जिसे एक केस में झूठी गवाही के लिए 1 साल की सज़ा हुई थी, और वही जिसे सज़ा दिलवाने वाला वो खुद था। वो आंखें सुखेड़े उसे देखने लगा। थोड़ी सी बात यहाँ से वहाँ क्या कर दी, आप तो पीछे ही पड़ गए, सज़ा ही दिलवा दी। अब ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया था मैंने। वो मुसलसल बोल रही थी। खातून एहलकार उसे ज़बरदस्ती ले जा रही थी। वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी। बात करने दो मुझे। हसन बात करे मुझसे। अल्लाह माफ नहीं करता आप जैसे जालिमों को। मुझ जैसी मजलूम से क्या बैर था। ए रुको। हसन ने आवाज देकर एहलकार को रोका। वो सब रुक गए। लड़की पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ी। उसकी रंगत धमक रही थी। चेहरे पे दबा दबा जोश डर आया। तुम्हें समझाया था ना, गवाही मत बदलो। अब देखो भुगत रही हो ना। क्या जरूरत थी झूठी गवाही की? उससे खुरक रहा था। छोड़े ये अदालत के बेकार किस्से। आप मुझे ये बताएं, मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? हसन ने गौर से उस अजीबो अमीर नमूनी को देखा। सफ़ेद रंग की कोल गले वाली शर्ट के ऊपर गहरे जामनी रंग का ब्लेजर और हमरंग ट्राउज़र पहने वो खुद को अमीर औरत दिखाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मगर हसन सुल्तान एक नज़र में उस सूट की मालियत और क्वालिटी बता सकता था। उससे बात करने का वो एक बेहद भोंडा तरीका अपना चुकी थी। बीबी, तुम जेल जा रही हो। 1 साल तो कहीं नहीं गया। जेल में चाय पिलाओगी मुझे या वहां से बनवा कर कोर्ट भिजवाओगी? जेल से वापस भी आना है। मैंने वैसे भी ये पहली बार नहीं है, ऐसी गवाहियों के चक्कर में 3-4 बार शॉर्ट पीरियड में जेल जा चुकी हूँ मैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा झूठ बोल लिया। हसन ने बेयकीनी से उसे देखा। यानी उन लोगों में से थी जो चंद रुपयों के लिए झूठी गवाही देते थे। उससे बेख्तियार तासुफ हुआ। आप ही बताएं, चाय पियेंगे मेरे साथ? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने 1-2 बार पहले भी आपको अप्रोच करने की कोशिश की है। आप तो हाथ ही नहीं आते यार। हसन का चेहरा सुर्ख हुआ। वो भरे आते में किस कदर बेबाकी से ऑफर कर रही थी। मैं क्रिमिनल्स के साथ चाय कॉफी नहीं पीता। जरा सख्ती से कहा। लेकिन मैं जब वापस आऊंगी तब एक क्रिमिनल नहीं रहूंगी। अपने किए की सजा काट कर वापस आऊंगी। मेरी वापसी भी तो मैं पारसा बनकर आऊंगी। आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। मैं आपको जेल भेज रहा हूँ और आप मुझे कॉफ़ी की ऑफ़र दे रही हैं। हसन को लगा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। वो आगे बढ़ने लगा। मेरा दिल देखें फिर तो। आपके सारे कसूर भूल भाल कर आपके साथ चाय कॉफी पीना चाहती हूँ। ये बताएं फिर मैं हाँ समझूं? वो एक लम्हे के लिए भी उससे नजर नहीं हटा रही थी। हसन ने मुड़कर एक नज़र उस आफत को देखा। वह हनूस आंखें पटपटाते हुए उससे तक रही थी। मिस पारस, अपनी सज़ा काट कर वापस आना। अगर याद रहा कोई हसन सुल्तान है इस दुनिया में तो कॉल कर लेना। कॉफ़ी क्या, डिनर भी करूँगा तुम्हारे साथ। वो चलकर कहते हुए आगे बढ़ गया। उसका असिस्टेंट मुस्कुराते हुए उसके पीछे गया था। मैं आपकी मौजूदगी कभी नहीं भूल सकती सुल्तान साहब। उससे एक बार फिर हाँक लगाई। पारिस बगैर माथे पे शिकन लगाए मुस्कुराते हुए उसे जाते देखती रही। जैसे उसे यकीन था वो वापस भी आएगी और उससे याद भी रखेगी। वो वाकई उसकी मौजूदगी को नहीं भूल सकती थी। पूरे 1 साल बाद वो उसे पुलिस मोबाइल से उतरते हुए देख रहा था। हल्का सांवला रंग, गोल मटोल सा चेहरा, हरे भरे गाल और उसकी चमकदार आंखें, सब बिल्कुल वैसा ही था। मगर आज वो अच्छी लगी थी। हसन सुल्तान उसे देखकर मुस्कुराया था। वो कोर्ट की राहदारियों में 1-2 बार पहले भी उससे मिल चुका था, मगर बात नहीं हो पाई थी। वो जेल में एक मुलजिम से मिलने गया था, बात तब भी नहीं हो पाई थी। लेकिन ये लड़की और ये चेहरा उससे याद था। 1 साल कबल वो उसकी मौजूदगी ना भूलने का तैयार किए हुए थी, और आज 1 साल बाद उससे मालूम हुआ कि भूला तो वो भी नहीं था। वो पुलिस वालों की मैयत में चलती हुई जा रही थी, मगर हसन के सामने रुक गई। वो भी हाथ के इशारे से पुलिस एहलकारों को रुकने के लिए कह रहा था। उस कचहरी में, उस स्याह सफ़ेद कोट पैंट में हसन सुल्तान एक बेहद मुख्तलिफ इंसान था। बारोब, मोतबर, और वो कौन थी? एक क्रिमिनल और झूठी। आपको याद है वकील साहब, मेरी चाय आप पे उधार है। वो उसके करीब रुककर दिलकशी से कह रही थी। हसन गर्दन झुकाकर मुस्कुराया और उसकी ठिठाई को दाद दी। मिस, मैं आपको और आपकी चाय को नहीं भूला। लेकिन एक बात बताएं, मुझसे क्यों मिलना है आपको? यानी 1 साल बाद भी? बताया तो था, आप अच्छे लगते हैं मुझे और लगते रहेंगे। वो उसके चेहरे पर नसें जमाकर बेनियाजी से बोली। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हैं, हालांकि मैं एक शरीफ खानदान का मर्द हूँ। 2-3 दफ़ा जेल की हवा खाई है,
इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई शरीफ नहीं हूँ। वो खफा हुई, फिर हसन का मुस्कुराता चेहरा देखा, अफकी दूर हो गई। फिर छोड़े, आज मेरी रिहाई है, मूड खराब नहीं करना। हम इस वीकेंड पे चाय पियेंगे, कैफे विंग चार्म, शाम 5 बजे। वो कहकर आगे बढ़ी। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, फिर उससे मुड़ कर देखा। हसन सुल्तान ने भी एन उसी वक्त गर्दन फेर कर देखा। लड़की की आंखें गोया चमक उठी हों। अदालत की इमारत से दूर कहीं छन कर आती धूप ने उन दोनों के चेहरे बायक वक्त मुनव्वर किए। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस शरीफ घरों के मर्द यूं लड़कियों को मुड़ मुड़ कर नहीं देखते वकील साहब। पारस से हाँक लगाई, कई लोगों ने मुड़ मुड़ कर देखा। हसन को आफत का सामना करना पड़ा, मगर जब तक वो राहदारियों में ओझल नहीं हो गई, वो उसे देखता ही रहा था। वो चली गई, तब भी कई लम्हे मुस्कुराहट उसके चेहरे से जुदा नहीं हो सकी। वो उससे नहीं मिलेगा, ये ख्याल उसके जहन में था। मगर वीकेंड पे वो तैयार हुआ, बाकी प्लान्स कैंसिल किए, अपने सबसे पसंदीदा जूते पहने, और वो कैफे विंग चार्म में मौजूद था। हल्के भूरे रंग की गोल गले वाली शर्ट के ऊपर कैमल कलर का कोट और हमरंग पैंट पहने, बालों को अच्छे से सजाए, वो अपने सामने बैठी लड़की को देख रहा था, जो शायद उसके इस तरह देखने पे कन्फ्यूजन का शिकार हो रहा था। बहरहाल जो भी था, उससे ऐसी सूरत हाल का सामना जिंदगी में पहली दफ़ा किया था। वो यहाँ डेस्परेट होकर नहीं आया था, उसे यकीन था चाहे एक बहाना है, वो लड़की उससे कुछ मुख्तलिफ कहना चाहती है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? बताया तो था, आप अच्छे लगते हैं, आपका काम पसंद है। कहीं मैं आपको अपने भाई जैसा तो नहीं लगता? अस्तगफिरुल्लाह, उससे कानों को हाथ लगाया। फिर मैं आपको किसी कज़िन के जैसा लगता हूँ? या फिर मैं आपके बेटे जैसा हूँ? या अबू जैसा? वो आंखें छोटी किए तफ्तीश करने लगा। बड़े ही कोई बदसोक इंसान है आप, नहीं लगते आप मुझे भाई, अब्बू, बेटे या फिर कोई कुछ। मूड ही खारत कर दिया। वो पूरी तरह बदमजा हुई। कॉफी का मग तब से मेज पे वापस रखा, उसकी छोटी आंखों में नागवारी उतर आई थी। यानी ज़िंदगी में पहली बार ना मैं भाईज़ून हुआ, ना फ्रेंडज़ून। वो हल्की आवाज से बड़बड़ाया, फिर हाथ बाहम जोड़कर आगे को हुआ। आंखों में अब की दिलचस्पी थी। यानी मैं आपको आपके किसी साबका ताल्लुक की याद नहीं दिलाता। अब ऐसा भी नहीं। वो अफसरदा हुई। मेरा एक्स बिल्कुल आपके जैसा था, और ये टूटे हसन सुल्तान के अरमान। मुझे आपको देखकर फ़ौरन वो याद आया था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं वो जैसे चंद लम्हों के लिए कुछ बोल नहीं सका। उसकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी, और वो अब भी मेरे ख्वाब में आता है। बहुत हो गया बीबी। वो चबा-चबा कर कहते हुए उठ खड़ा हुआ। भाईज़ून, सिचुएशन ज़ोन, फ्रेंड ज़ोन सब हुआ था मैं, लेकिन आज तक मैं कभी लास्ट ज़ोन नहीं हुआ। सदमा गहरा था। अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में केस है, मैं चाहती हूँ आप वो ले लें। मैं हसन बगैर कुछ सुने और कहे आगे बढ़ गया। उसके पीछे नहीं गई, बस वहीं से बैठे-बैठे हाँक लगाई। मैं तो बस आपको क्लियर कर रही थी यार, अच्छे तो आप ही लगते हैं। हसन नहीं मुड़ा। भाई ज़ोन, फ्रेंड ज़ोन सब ठीक था। लास्ट ज़ोन होना ये बहुत ज़्यादा हो गया था। वो जिस अफ़सर्दगी और तैश के आलम में वहाँ से निकला था, हाल में गाँव तकियों से टेक लगाए हुए उसके दोस्त उससे ज़्यादा चालाना अंदाज में हँस रहे थे। अलबत्ता वो कंपोज़ था, उसके लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। हसन, तुम्हारे हाथ में लड़की की लकीर ही नहीं है। ज़ुहूफ ताज्जुब से बोली। लकीर? भाई लकीर बहुत बड़ी बात है। इसके हाथ में लड़की के नाम का नुक्ता भी नहीं है। शादान चमक कर बोला। उससे दोबारा टेक्स्ट नहीं किया? नाम का सवाल तब सुल्तान की तरफ से आया था। किया था। उसे किसी पे केस करना है और वो चाहती है ये केस मैं लूँ। उसके अलावा उसने एक नोट भेजा जिसमें अपने एक्स और अपने ताल्लुक के बारे में लिखा था। देखते हैं अब क्या होता है। तुम मुझसे मिलना, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वो सोलमेट वाली वाइब आ रही है। तनीन नरमी से बोली। मत मिलना, मुझे तो लाश वाली वाइब आ रही है। सबरीश ने टांग अड़ाई। ये लाश के साथ भी रहने को तैयार हो जाएगा भाई। उसकी फिक्र किसको है? शादान की अपनी ताज़ा ताज़ा मंगनी हुई थी, वो तो हाथ से निकला जा रहा था। हसन चलकर कोई जवाब दे रहा था। शादान बदले में उससे और दबा रहा था। फुर्सत के ये चंद लम्हे थे जो उनको मैसर थे, जिनमें सुकून था और मोहब्बत थी। खानदान अब जुड़ चुका था, सबक सीख चुका था। अब फासले आ सकते थे, बदगुमानियाँ नहीं। पूरे चांद की उस रोशन रात में वो तमाम लोग एक कहानी का हिस्सा मालूम हुए। कहानी वो जो खूबसूरत थी, खौफनाक और हसीन भी। दहर ने उन पे जो बाब खोला था वो नेमत का था। रात धीरे धीरे बीतती जा रही थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पे बैठा सबरीश खिड़की से बाहर देख रहा था। तनीन उसे कंधे पे सर रख के सो गई थी, और हमदान उसकी गोद में बैठा था।
सुल्तान की कितनी ही मिन्नतों के बाद भी वो सफदर मेंशन में रात नहीं रुका। अगर वो निकाह की बजाय आम हालात में आया होता तो सबसे पहले वहीं जाता जहां अब जा रहा था। हमदान ने सवाल कर करके उसे अच्छा खासा थका दिया था। जबरीशी की तरह वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा करीब था। पापा, गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो कैसे चलेगी? वो बाहर गुजरती गाड़ियों को देखकर एक बार फिर पूछ रहा था। बेटा, फिर हम पेट्रोल डलवा देंगे। पापा, मेरा भाई कौन होगा? जैसे आपका भाई है, जबल चाचू और बहराम चाचू। एक और सवाल। सबरीश ने गहरी सांस ली। जबल और बहराम के बच्चे तुम्हारे भाई होंगे। वो तहम्मुल से बोला। वो लोग कहाँ हैं? गाड़ी में पेट्रोल डलवाने गए हैं। तनीन मदद से बड़बड़ाई। सबरीश हंस पड़ा। वो जाग गई थी और उससे पता भी ना चल सका। तनीन अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। जरा जरा सी बात पे अपनी महरूमियाँ लेकर नहीं बैठती थी। ये महरूमी थी भी नहीं, अल्लाह का लिखा था जिससे वो मान गई थी। यूं भी आजकल वो और सबरीश यतीम खाने से बच्चा अडॉप्ट करने का सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी सावरगढ़ की हदूद में दाखिल हो गई। पुल के करीब गाड़ी रुकी और उनको बाहर आना पड़ा। मिलकजे अंधेरे में सबरीश देख सकता था कि पुल के उस पार कोई खड़ा था। उसे यकीन था वो आएगा, उससे आना ही था। जबल अजलाल खान कभी भी सबरीश शाहनवाज की वापसी से गाफिल नहीं हो सकता था। अपनी बीवी और बेटे के साथ चलते हुए वो उसके करीब आने लगा। आखिरी बार यहाँ आकर वो घुटनों के बल गिरा था। आखिरी बार ये पुल उसके खून से सुर्ख हुई थी, मगर इस बार वो छड़ी के सहारे चल रहा था। जिस्म सलामत था, पैर के बदलते चक्कर उसे रास आए थे। पुल के उस पार जबल के करीब आकर रुका। जबल मुस्कुराते हुए झुका, हमदान को उठाया, उसके दोनों गाल चूमे, माथा चूमा, फिर सीने से लगाया। वो खिलखिलाया था। उसे नीचे उतार कर अब वो सबरीज को गले लगा रहा था। उसे ज़रूरत थी, आज उसे वाकई ज़रूरत थी। वो बेहद थक कर उसके गले लगा था, जैसे मीलों की मसाफत तय कर आया हो। भाई, दोस्त, मसीहा, वो कई तरह से जबल का करीबी था। सबरीज चंद लम्हे खामोशी से उसे अपने सीने से लगा कर खड़ा रहा। मज़बूत हज़ार, धार से था वो लम्स। जबल के लिए लम्हात बेहद सुकून के थे। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरी करेगा। वो जबल के कान के पास झुककर नरमी से कह रहा था। जबल ने आंखें मूंद लीं, गले में कुछ अटका था। वो रोना चाहता था, उससे रोना ही आ रहा था। कुछ वक्त बाद वो दोनों जबल के घर की छत पे मौजूद थे, एक दूसरे के सामने बैठे हुए। वो कहवे की प्यालियों को खाली कर रहे थे। जबल के चेहरे पे आंसू की रकम थी। कम से कम सबरीज के सामने उसे तासुरात और गम पे बंद बिठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तुम्हें कैसे पता? मैं आ जाऊंगा। जबरीज ने सिगरेट सुलगाते हुए पूछा था। मुझे हमदान ने बताया था। और अगर तुम पाकिस्तान में हो तो जाहिर है तुम्हें यहाँ तो आना ही था। बेटा मेरा है, जासूसी तुम्हारे लिए करता है। उसे सिगरेट का कश लेना चाहा, मगर जबल उसके लबों के दरमियान से सिगरेट निकाल चुका था। चेहरे पे सख्ती और नागवारी थी। ये बेगैरती दोबारा देखी तो इसे सिगरेट से जलाऊंगा। क्या यार, वहां दनीन, यहाँ तुम। कभी कभार तो पीता हूँ। जबरीज पूरी तरह बदमजा हुआ। तो कभी कभार ये जग मारने की जरूरत क्या है? तुम ज्यादा बाप मत बनो। सबरीज बिगड़ा। तुम जैसी औलाद से तो मैं बेऔलाद अच्छा हूं। वो उसी के अंदाज से बोला। पता था मुझे तुम यही जहर उगलोगे, फिर भी पता नहीं क्यों यहाँ आ गया मैं। हफीज से कहते उससे खुश्क फ्रूट की मुट्ठी भर ली। मेरे लिए मरे नहीं जा रहे थे तुम। यहाँ तुम्हें तुम्हारा पेट खींच कर लाया है। मोरे के हाथ के देसी खाने कहाँ मिलते तुम्हें? मरो मत, वो मेरी भी मोरे हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्ट का दर्जा इख्तियार कर गए थे। जबरीज, जिसे दोस्तों के दरमियान मयाना रवि से काम लेना नहीं आता था, अब वो सीख गया था। और जबल के पास उसकी वापसी खुद हादसा थी। वो ऐसे जुड़ चुके थे जैसे कभी अलग ही ना हुए हों। अगले कई लम्हे वो दोनों लंदन और सावरगढ़ और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात पर बात करते रहे। फिर बहुत देर बाद सबरीज ने उसकी आंखों में आंखें डाली। वहाँ मलाल था। मुझे माफ करना जबल। वो धीरे से बोला। तुम मुझे गालियां दे लो, लेकिन ये बात याद रखना, मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। जानता हूं, जाने दो। उसका दिल भारी हुआ। बड़ी मुश्किल से तो ख्याल झटका था। रोना चाहते हो तो रो लो। जबल हंस पड़ा, बेख्तियार फिर गहरी सांस ली और एक बार फिर हंस पड़ा और फिर रो पड़ा। लब भींच गए और वो रोने लगा। सबरीश ने आगे बढ़कर उसका हाथ थपका, मगर वो रोए क्या। उसकी आंखों से गरम गरम सयाल उसके चेहरे पर बहने लगा। एक अरसे से संभाली अजियत आज दोस्त के सामने धुल कर बह रही थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। दिल का गुबार बाहर आने लगा। मुझे नहीं पता था मुझे इतना दुख होगा। वो आंखें रगड़ने लगा। मैंने तो ऐसा कोई गुनाह भी नहीं किया था जिसकी ऐसी सजा मिलती। हाथों से चेहरा साफ करते हुए पहला गीला किया। फिर वो कहता गया, हर दुख, हर तकलीफ,
सब खोल कर रख दिया। सबरीश उसे सुने गया, यहाँ तक कि आसमान पर सफ़ेदी छा गई, यहाँ तक कि जबल संभल गया, यहाँ तक कि उसके आंसू खुश्क हो गए। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम ऐसे दोबारा रोए तो मुझे भी रोना आ जाएगा। जबल कई लम्हे वहाँ बैठा रहा। सबरीश खामोशी से उसके साथ बैठा था। दोस्त का होना भी टेक होता है। कई लम्हात बाद उससे गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। साथ सबरीश को उठाया और उसकी स्टिक उसके हाथ में दी। झुककर उसके पैरों में जूते डाले। आओ, चाय पीने चले। स्काई हाई चलेंगे। पैसे तुम्हारे। आधी रात सोया नहीं और अब चाय पीने निकलोगे, वो भी मेरे पैसों से। भाई, मोहब्बत तुम्हारी गई है, नुकसान मेरे हो रहे हैं। इस वक्त मैं दुखी हूं, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं और दुखी हो जाऊंगा। वो उसे साथ लिए चलने लगा। और ये दुख खत्म कब तक होगा? अगले 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं। वो उसी रन से बोला। सबरीश गहरी सांस भर कर रह गया। जबल अब उससे मजीद कुछ बता रहा था। वो सुनता रहा। हाँ, मोहब्बत नहीं मिली, सावरगढ़ तो मिला ना, और अगर सावरगढ़ की बका ना भी मिलती तब भी सबरीश शाहनवाज का वापस मिल जाना ही उसके लिए बहुत था। जिंदगी से शिकवे बहुत कम रह गए थे। ये दोस्त उसकी जिंदगी का चार्म था, लकी चार्म। जबल अजलाल खान को उसका वो दोस्त वापस मिल गया था, जिसके बाद उससे कभी दोस्त नहीं बनाए थे। चंद माह बाद सब स्पेलों से ढकी उस कैफे की दीवारें आज भी वैसी थीं, तरोताज़ा और शादाब। बालकनी के साथ रखी मेज़ के गिर्द वो दोनों बैठे थे। लड़की बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाए अपने सामने बैठे मुसलसल बोलते हुए आदमी को सुन रही थी। उसकी आंखों के नीचे और लबों के करीब जख्म का निशान था। चेहरे पे भरमी थी। हानी, तुम हंसना बंद करो, वरना बहुत गुस्सा आ जाएगा मुझे। वो उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोला। अब क्यों खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा खासा मैं अपने स्टूडियो से निकला हूँ और पार्किंग की तरफ गया। कमीने कोई 2 लोग थे, मेरे मुंह पर कपड़ा डालकर मार कर चले गए। मैं तो आजकल बहुत आसान हत्फ बन गया हूँ। तो उन्होंने बताया तो होगा क्यों मारा है। वो यूं ही हंसते हुए बोली। उसकी आंखें, उसका चेहरा, वो हंसी थी तो शादान का दिल रोक देती थी। कह रहे थे मैंने जो काम शुरू किए हैं वो छोड़ दूं, ज्यादा हक हक की रट न लगाऊं, वापस उसी काम की तरफ आओ। चाहो तो पैसे बढ़ा देंगे। और तुम अब क्या करोगे। वो संजीदा हो गई। शादान मुस्कुराया। अगली बार अपनी माँ को भेजें, शायद मान जाऊं। हंसला ने हल्की से उसे देखा। वो सर झटकते हुए आगे को हुआ। उसकी चाय उसके सामने रखी थी। मजाक कर रहा हूँ। अब ये ना हो तुम जाकर अपने भाइयों को बता दो और अगली मार मैं उनसे खाऊं। मेरे भाइयों को ख्वामखा विलन बना रखा है तुमने। अपनी हरकतों पे गौर किया है कभी। हाँ तो बीबी, ये कहाँ का असूल है? हरकतें अच्छी ना हो तो भाइयों से पिटवा दो। वो मुझे देखते ही ऐसे हैं कि कब मौका मिले और कब अपना हाथ मुझ पे साफ करें। तुम अगर अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं करोगे, मेरे यही असूल है, कम से कम तुम सीधे तो रहोगे। वो हनूस हवा थी। शादान ने ठंडी आह खारिज की। दिल पे हाथ रखकर उसे थपथपाया। काश तुम इकलौती होती। उससे हजारों दफा दोहराई जाने वाली ख्वाहिश एक बार फिर दोहराई। वो हमेशा की तरह फिर से भड़क उठी थी। अब अगले कई दिन वो उससे मनाते मनाते गुजारने वाला था। लेकिन लेकिन ठीक है, अच्छा है। वो साथ थी तो सब था। सावरखड़ की बर्फ और खौफ के दरमियान जो उससे मिला था, वो वाकई उसका खरसाना था। तुम वाकई अब भी उस केस को फॉलो करोगे। कुछ देर बाद वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। सर की चादर दुरुस्त करते हुए उसकी आंखों में शादान फिक्र देख सकता था। कम से कम इस मार से डरने वाला नहीं हूं मैं। उनका काम है रोकने की कोशिश करना और मेरा काम है सच और हक बोलना। देखते हैं कौन जीतता है। वो नई नजरों से उसे देखती रही। चाय का कप लबों से लगाते हुए ये सैयद शादान उसके लिए बहुत मुख्तलिफ लगा। अपनी मोहब्बत पे लाड आना, गुस्सा आना और प्यार आना मुख्तलिफ होता है। अपनी मोहब्बत पे फ़ख्र होना ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। और शादान को देखते हुए हंसला का दिल हर दफ़ा उस एहसास से भर जाता था। उसकी दुआएं कबूल हुई थीं और बेशक उस आदमी के हक में हुई थीं। चंद माह के दौरान में ही वो सब बदल कर रह गए थे। ये वो लोग नहीं रहे थे जो 7 जनवरी को थे। शाहदान ने जब लाइव टीवी पे बैठकर झूठ करने पे इनकार किया तो उसे बाकायदा तौर पर जॉब से फारिग कर दिया गया। वो पिछले माह से एक छोटे चैनल के साथ काम कर रहा था, 7 जनवरी वाला सैयद शाहदान शाह। ऐसे चैनल पे लानत भी ना भेजना। मगर वक्त इंसान के अंदर बहुत कुछ बदल देता है और उसके अंदर भी बदला था। कम अज़ कम यहाँ उसे झूठ को सच बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। इस्लामाबाद के एक अपार्टमेंट का मंजर है। सैयद शादान शाह हामता हुआ कुछ बैग्स अपने अपार्टमेंट के दूसरे कमरे में रख रहा था। टीवी लाउंज में सोफे पे पैर पसारे बैठा हसन सुल्तान सीने पे रखे बाउल में से चुन चुन कर काजू खा रहा था।
शादान कमरे से बाहर आया तो उसे मजे से काजू खाते हुए देखा। अपना सामान तुमने मुझसे उठवाया क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द था। अब क्या हुआ? सही हो गया सब? वो सुलग कर कहता आगे आया और बोल उचक लिया। एक तो नौकरी गई थी, ऊपर से आदमी खर्चे बढ़ा रहा था। तो तुम क्या चाहते हो? सारी जिंदगी इसी दर्द में मुब्तला रहो? तुम जैसे हासिदों की वजह से ही यही हालत है मेरी। जरा सा कुछ खा पी लूं, आधी दुनिया जलने लग जाती है। शादान ने दांत पे दांत जमा कर सब किया। असर और शादान आज के बाद से अपार्टमेंट शेयर करने वाले थे और ये पहला दिन ही शादान के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। हसन सुल्तान की संगत भला किसी के लिए आसान साबित हुई है। उसका बेख्तियार दिल चाहा था उस आदमी को धक्के मारकर अपने घर से निकाले। मेरा मीटर न घुमाना। मेरे घर में रहने के कुछ असूल है और वो असूल तुम्हें सीखने होंगे, वरना लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। हसन उठ बैठा, तफसील से उसका जायजा लिया और सर को अस्वाद में हिलाया। तुम्हारे घर में रहने के असूल हैं, समझ गया, लेकिन ये घर? उससे दोनों हाथ फैलाकर अपनी सल्तनत की निशानदेही की। यहाँ का 1.5 साल का एडवांस किराया दिया है और अब ये मेरी सल्तनत है। जो चाहे करो, तुम जैसों को तो पूछो भी ना। शादान नफी में सर हिलाता उठ गया। अभी नीचे से और सामान ऊपर लाना था, बाद में आकर वह सल्तनत के इस राजा को जूते मारकर सीधा करेगा। दरवाजे की तरफ जाते जाते वो एक पल को रुका, मुड़कर हसन को देखा जो बाजू आंखों पे रखे अब सोने की तैयारी कर रहा था। ड्रामा कर लिया, खा लिया, स्क्रोलिंग कर ली, अब सरकार के सोने का वक्त था। कल जबरीर से बात हुई थी, वो बता रहा था तुम नवीद साहब के खिलाफ फैसल साहब का केस ले रहे हो। भूल गए हो उनसे तुम्हारे खानदान के कितने अच्छे टर्म्स हैं? और उनका बेटा, वो तुम्हारा दोस्त भी तो है। तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचेगा और एक लम्हे का तवक्कुफ किया। तुम खामोश भी रह सकते हो, कोई मसला नहीं। शहर भरा पड़ा है वकीलों से। दरवाजे के हैंडल को हाथ में लिए खड़े और सोफे पे लेटे मर्द के दरमियान खामोशी का वक्फा आया। मुझसे सवाल मेरे तख्त का होगा। वो धीरे से बोला। हसन सुल्तान अब गलत को गलत कहेगा और डंके की चोट पे कहेगा। तुम्हारा तो सारा सर्कल इस तरह तबाह हो जाएगा। ऐसे सर्कल को तबाही हो जाना चाहिए जो मेरी आखिरत तबाह करे। जावर घर की कैद, वो गोली, वो जख्म, वो रोना, वो जलन, एक एक लम्हा आंखों के आगे से गुजर गया। वो उस जिंदगी को नहीं भूल सकता था, कभी नहीं। शादान ने मजीद कुछ कहने का इरादा तर्क किया। बेख्तियार याद तो उसे भी बहुत कुछ आया था। सच अटकते हुए बाहर निकल गया। रोशनी आंखों में चुभ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल होने लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता। हसन सुल्तान को मिलने वाले 2 केस बाकायदा मासद के साथ वापस लिए गए थे, क्योंकि अब वो गलत बात पे मुझे क्या, मैं तो ठीक हूं ना नहीं कहा करता था। अब वो सबूत और गवाहों के साथ अपने मोरल्स से भी एक निगाह डाल लिया करता था। उसकी ज़िंदगी में कई दोस्त छूट रहे थे, कई लोग मुखालिफ हो रहे थे और वो दुनिया को यकदम रंग बदलते देख रहा था। मगर अब हसन सुल्तान खामोश नहीं रहता था। वो सावरकड़ का अंधेरा आज तक नहीं भूला था। वो अंधेरा जिससे उस पे मुनाफिकीन के चेहरे वाज़िया कर दिए थे। सुल्तान सफदर चंद साल तक झूठ की जो सियासत करता रहा था, वो सच्ची कब होती गई उसे मालूम नहीं हुआ। वो कायद तो यूं भी था, मगर सच ने उसकी ज़ुबान, उसके लफ्ज़ों को जो तासीर दी थी, लोग उसके एक पैगाम पे खींचे चले आते थे। वो अब मसलहतें छोड़ चुका था। सावरकड़ उसे आज भी किसी फिल्म की तरह याद था। बाकियों के बरक्स अब वो उन 7 दिनों का ज़िक्र नहीं करता था, मगर जो उसके दिल के साथ हुआ था, वो उसे आज भी याद था। उसे मौत का खौफ दिलाया जा रहा था, मगर वो तो वक़्त को बेहद करीब से देख आया था ना। अब सिर्फ़ एक चीज़ हुई थी, वो मौत से नहीं डरता था, लोगों के धमकी आमेज़ लफ्ज़ों से नहीं डरता था, क्योंकि उसे यकीन था, मौत कातबे तकदीर के हाथों में है। अगर सावरकड़ में नहीं आई, तो अब भी नहीं आएगी, और अगर आनी हुई, तो उसके आगे कोई पन नहीं बिठा सकता। चंद दिन कबल पाकिस्तान में कोई क्रिकेट लीग शुरू हुई थी, जिससे फ़लस्तीनी परचम लेकर आने पे पाबंदी थी। उन दिनों फ़लस्तीन में जुल्म पर बढ़ती एक दास्तान रकम की जा रही थी और कई मुसलमान ममालिक ने चुप साध ली थी। हक के लिए और जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ें उठती हैं, वो पहली आवाज़ें मजबूत होती हैं और फिर उन मजबूत आवाज़ों के पीछे डरे सहमे कमज़ोर नारे भी बुलंद होते हैं। अलमिया ये था कि मजबूत आवाज़ें खूबसदा थीं, मगर हर मजबूत आवाज़ से ही। सर, आपको अंदर जाने से पहले ही उतारना पड़ेगा। स्टेडियम के अंदर जाते हुए सुल्तान सफ्दर से सिक्योरिटी चीफ ने कहा। उसके दाएं बाएं चलता अवाम का समंदर उसके साथ ठहरा था। उससे ग्लासेस उतारकर गौर से उस आदमी को देखा, फिर सर को हल्की सी चंबिश थी, भूरी आंखों में संजीदगी थी। ओके, लेकिन मैं वजह जानना चाहता हूँ। सर, ये एक सियासी मसला है और फ़लस्तीन अव्वल तो दीनी मसला है, फिर समाजी और फिर इखलाकी। और अगर किसी इंसान में ये सब नहीं
तो फ़लस्तीन पे होने वाला जुल्म एक इंसानी मसला है। उसने संजीदगी से कहा। लोग मोबाइल में उसकी वीडियोस बना रहे थे। वो एक बार फिर ट्रेंड करने वाला था, मगर इस बार एक सही मकसद के साथ। इस बार उसके दिल में कोई नमूद और नुमाइश की चाह नहीं थी। दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी कौम के साथ होने वाला जुल्म नाकाबिले कबूल है। कहीं भी होने वाले कत्ल और ज़िबा होने वाले इंसान कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। एक लीडर का फ़र्ज़ है कि वो अपनी तरफ से सॉलिडेरिटी दिखाए। मैं बस वही कर रहा हूँ और करता रहूँगा। अगर मैं नहीं जा रहा तो ये सब नहीं जाएंगे। अपने हक में खड़े लोगों की तरफ इशारा किया। आसपास खड़े मनचले हूटिंग करने लगे। सिक्योरिटी ऑफिसर अपना सा मुंह लेकर रह गया। उन कैमरों के सामने तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, मगर आज ज़रा गैर मुल्की पीआर कम हो जानी थी। गैरत बेचकर जो तमगे मिलने थे, आज उनसे हाथ धोना पड़ जाना था। कुछ देर बाद स्टेडियम के निस्बतन शाही हिस्से में बैठा सुल्तान सफदर एक ट्वीट कर रहा था। अल्फाज वही थे जो वो कुछ देर कबल कह कर आया था। मिनटों के अंदर रीट्वीट हुए, जिनमें पेश पेश 4 अहम लोग थे। जो उस पे ज़िम्मेदारी थी, आजकल तख्तनशीन उसे निभा रहा था।